मेरे पैरों के नीचे पड़े ये दो पत्थर बहुत अहम हैं क्योंकि हम इसे सीलशुदा टिड्डी कहते हैं। ये कदीम दौर से गैर महफूज हैं। हम आगे बढ़ेंगे और इस पत्थर को यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, 2000 बरस में पहली बार हम एक नजर डाल सकते हैं कि यहाँ क्या है। हमने सबसे ज्यादा हाईटेक जियोफिजिकल रिसर्च को इस्तेमाल करने के लिए एक मुहिम चलाई ताकि हम तालिब इल्मों को मैदानों में से बाहर निकलते वक्त अपना वक्त जाया करने से रोकें। तो हमारे पास दो तकनीक हैं। हम जमीनी पैमाइश करने वाले रेडार का इस्तेमाल करते हैं जो तकरीबन 5 फुट नीचे नजर आता है और सतह के नीचे सीधा आसार कदीमा की निशानदही करता है। और इस अमल के दौरान अगर हमें वहां पर कुछ मिल जाता है तो हम तालिब इल्मों को खुदाई पर ले जाते हैं। पर हमारे पास दूसरी तकनीक है जो 20 और 30 मीटर तक नजर आती है। मेरा मतलब वाकई बहुत बड़ा है, लिहाजा पहाड़ की चोटी से लेकर कदीम बुनियाद और इस तकनीक पर बरकी मज़ाहमत टोमोग्राफी तक ये ज़मीन के लिए एक MRI है, समझे। दरअसल ये उन नवादरात की शनाख्त कर सकता है जो कि ज़मीन के नीचे मौजूद हैं, जैसे कि गैस और तेल की तलाश वाले इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी खबर यह है कि अगर कोई चीज़ शीशे या धात या फायर की गई है मिट्टी के बर्तन या पत्थर या बिजली के चार्ज के खिलाफ किसी दूसरी किस्म की मज़ाहमत जो हम ज़मीन में डालते हैं तो ये शनाख्त और रंग कोड कर सकता है और फिर सॉफ्टवेयर वापस आता है, हमें एक रीडिंग देता है और हम कह सकते हैं कि हम यहाँ खुदाई करने जा रहे हैं। यानी हमें शनाख्त होती है कि हमें खुदाई करनी है यहाँ, यहाँ और यहाँ। और यही आसार कदीमा को बनाती है जदीद, मगर ये हमारा बहुत सारा कीमती वक्त भी बचाती है। इस तरह से खुदाई में वाकई 4 अहम मराहिल हैं और आमतौर पर लोग सिर्फ एक के बारे में सोचते हैं और हम इस वक्त मैदान में यही कर रहे हैं। असल खुदाई हम पूरे अमल से शुरू करते हैं। इजाजत हासिल करना, पैसे जमा करना, टीमों को तरबियत देना और इसमें भी कई बरस लग जाते हैं जब तक कि हम कभी कभी जमीन पर सामान न डाल लें। मैंने ये मंसूबा यहाँ कोविक में शुरू किया था क्योंकि मैंने गुज़िश्ता चंद दहाइयों में कदीम यहूदी इबादतगाहों और ख़ास तौर पर गलीली किस्म की यहूदी इबादतगाहों पर बहुत तहकीक की है। गलील की तर्ज की इबादतगाह की बेहतरीन मिसाल कुफ्र नहूम में बहुत मशहूर इबादतगाह है जो यहाँ से सिर्फ चंद मील के फासले पर वाक़ है। अब असल नाम कोख एक कदीम नाम है। ये इब्रानी किताब मुक़द्दस से आता है जिसका जिक्र आशिर और नताली कबाइल की आबादकारी के सिलसिले में कोख का जिक्र किया गया है। लिहाजा हम जानते हैं कि तारीख में यहाँ आबादकारी होती आई है। इसके बाद हम खुदाई का अमल शुरू करते हैं और यहाँ खरीतुल मुकातिर में हम मौसम गर्मा में 3 हफ्ते और सर्दियों में 2 हफ्ते खुदाई करते हैं। सबसे पहले हम खरबैतुल मुकातिर में आए थे। इसकी वजह ये थी कि मैंने अपने मसले को हल किया। मेरे पीछे एटल के नाम से एक जगह है जो हजरत इब्राहिम के दौर की आंख से वाबस्ता है। 1960 की दहाई में जब इसकी खुदाई की गई तो वहाँ मौजूद शवाहिद किताब मुकद्दस के बयान की हिमायत नहीं कर रहे थे। हमने ऐसा सोचा कुछ मजीद तहकीकात की जरूरत थी। इलाके में मुतबादिल मकामात की तहकीकात करने से हमें खरबैतुल मुकातिर तक पहुँचाया गया। हमने 1995 में यहाँ खुदाई शुरू की थी। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक हमने इसराइल के अब तक की सबसे बड़ी खुदाई की थी। सुबह 5 बजे तक इसे देखने के लिए काफी रोशनी मिल जाती है, इसलिए वो पहले ही 5 बजे खुदाई कर रहे होते हैं और फिर हम नाश्ते के वक्त तक खुदाई करते हैं। हमारे पास एक शानदार नाश्ता होता है और फिर हम दोपहर तक खुदाई जारी रखते हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि हम गर्मी की वजह से दोपहर तक खुदाई करते हैं, लेकिन असल में ये वजह नहीं है। हम दोपहर के आसपास रुकते हैं क्योंकि यहाँ सुबह तकरीबन 11 बजे हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और दोपहर तक हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि वो हमारे सायादार कपड़ों को उड़ा देती हैं और हम काम मजीद जारी नहीं रख सकते। अब आसार कदीमा का एक मुरब्बा 6 बाई 6 मीटर है। कभी कभी हम शुमाल और मशरिक की तरफ चलते हैं, कभी कभी हम ऐसा नहीं करते। सिर्फ इस आमूदी की किस्म पर मुनहसर है जहाँ खुदाई कर रहे हैं। लोग यही सोचते हैं कि उनकी बड़ी तादाद है। चौराहों के अतराफ, चौराहों के दरमियान, जमीन के 1 मीटर के किनारे लोगों को चलने की सहूलत के लिए मौजूद हैं ताकि हम चल सकें। ये इसके लिए नहीं है, वो हमारे लिए हवाले के नुक्कात हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसकी पैमाइश इन हवालाजात के हवाले से की जाती है। इस चौक में इस मुरब्बे सुपरवाइजर के साथ काम करने वाले 4 से 8 अफराद कहीं भी हो सकते हैं। तो चले कहते हैं हमें जमीन से एक सिक्का तलाश करना है। अब हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि खला में वो सिक्का कहाँ वाक़ था।
इसके हवाले के तमाम नुकात उमूदी और उफ़क़ी तौर पर मौजूद हैं, क्योंकि बाद में हवाले के वो नुकात ख़त्म होने वाले हैं। और जब आप चीज़ों को तलाश कर रहे हैं और दस्तावेजी शक्ल दे रहे हैं कि आप उन्हें कहाँ तलाश करते हैं, तो सबसे अहम बात सतह जानना है। बरगात के ऐन दरमियान में वाक़े है, जिसकी शनाख्त गट और लखीश में पहले दौर के साथ की जाती है, जो इस खित्ते में आयरन एज के दौरान शहर का मरकजी हिस्सा हुआ करता था। तो जी हाँ, ये अहम है। ठीक है, हमारे पास एक पेशेवर सर्वे वाले रहे जो मौसम के आगाज में आते हैं और एक मयार कायम रखते हैं जो हमारे लिए मुतलक तरक्की है। हर रोज हम एक आला कायम करने जा रहे हैं जो सतहों को पढ़ने जा रहा है। लिहाजा आप पैमाइश के खंबे का इस्तेमाल करते हुए पैमाइश करते हैं और फिर आप इस जगह को कम करते हैं जहां फन पारा पाया गया था। हम जनाब मसीह के आबाईगाह नासरत में हैं। अब मेरे पीछे एक घर है। आसार कदीमा के नुक्ता नज़र से ये शायद जनाब मसीह का घर था। ये अहम है क्योंकि इससे हमें इस बारे में मज़ीद मालूमात मिलती है कि नासरत के लोग दूसरे मुकामात पर खुदाई के दौरान किस तरह रहते थे, जिनमें से कुछ सिर्फ एक ब्लॉक या एक से भी ज़्यादा दूर थे, जिससे हमें ये इशारे मिले हैं कि नासरत के लोग गरीब बिल्कुल नहीं थे। वो बहुत खुशहाली से ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो मैं आपके सामने कुछ पेश करने जा रही हूँ। ये घर, और ये पहली सदी का एक घर है। ये 2009 में दरियाफ्त किया गया था और ये एक बहुत हैरत ज़दा है। और ये उस घर की बुनियाद है जहाँ जनाब मसीह मुकीम थे। हमने सोचा कि जनाब मसीह के दौर में नासरत एक गरीब एहसास था। कुछ घर कहीं भी गुम नहीं हुए और नासरत किसी को भी मालूम नहीं था। जो उन्हें ये घर मिला तो हैरत हुई, क्योंकि ये मजबूत, अच्छी तरह से तामीर शुदा, आलीशान और ये 2 मंजिला घर था। तो इसका मतलब है कि ये काफी आलीशान है। यहाँ 3 अशिया, 2 बर्तन, और वो बर्तन पत्थर के बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये शायद यहाँ रहने वाले लोग यहूदी हैं, क्योंकि वो खाना खा रहे थे। दूसरी चीज जो हमें मिली वो एक चिराग था जो यरूशलेम के खाना खुदा से आ रहा था, और हम समझते हैं कि ये खानदान यहूदी था और खाना खुदा की सालाना या 2 साला ज़ियारत के लिए यरूशलेम जा रहा था। ये खानदान वहाँ जा रहा था और वो एक चिराग वापस लेकर आएंगे, क्योंकि वो घर की रोशनी यरूशलेम के खाने खुदा को वापस ला रहे थे और घर के लिए रोशनी और बरकत की कसम दे रहे थे। तो ये उनके लिए बहुत अहम रहा होगा। ये तमाम इशारे हमें ये बताते हैं कि वो यहूदी होंगे। ये एक पूरा खानदान था जिसकी ये तमाम चीजें हमें यहाँ मिली हैं। तो इस तरह के आसार कदीमा के नवादरात मिलना अपने आप में आर्कियोलॉजी की एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है, जिसका सेहरा इस टीम को जाता है। अभी हम हिस्किया की सुरंग से बाहर आए हैं, जिसे 8वीं सदी कबल मसीह में यरूशलेम के शाम के मुहासरे के तौर पर अकारा बादशाह सनाखरब के मुहासरे के दौरान सप्लाई करने के लिए तैयार किया गया था। वो एक काबिल एतमाद पानी की फराहमी चाहते थे। ये 500 मीटर से ज़्यादा लंबाई में इंजीनियरिंग का एक शानदार टुकड़ा था। वो मुखालिफ सम से शुरू हुए, दरमियान में आए, जुड़े हुए थे। ये हैरत अंगेज था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि जनाब मसीह के दौर में सुलूम का तालाब कहाँ था। उस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो चंद बरस पहले ही दरियाफ्त हुआ था, और आप अब इक़दामात देख सकते हैं। ये असल इक़दामात हैं। यहाँ उनमें से कुछ इक़दामात जदीद हैं, सिर्फ इसे महफूज बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास यहाँ सुलूम का असल तालाब है और ये इन इक़दामात के साथ नीचे आएगा। मैं तालाब के बिल्कुल नीचे हूँ, और फिर अगर आप यहाँ आगे जाएं, जो हम नहीं देख सकते क्योंकि आप ज़मीन देख सकते हैं और एक बाग है, तो ये नजमी मलकियत है। किसी दिन इसकी खुदाई की जा सकती है, लेकिन ये यहाँ बाकी तालाब है। इस तरह का तकरीबन 1/3 हिस्सा बेनकाब है। सलोम का तालाब अक्टूबर 2004 में पाया गया था। हमने खुदाई शुरू की। इससे पहले इस जगह पर ऊपर एक गली थी जो उस कोने तक थी जो आप ऊपर देख सकते हैं, और जब वो सेवरेज पाइप तैयार कर रहे थे तो उन्हें सीढ़ियों का कुछ हिस्सा मिल गया था। इस चौक में हम एक सैंडविच की खुदाई कर रहे हैं, जो ये देखने के लिए एक किस्म के टेस्ट की तरह है कि हमारे पास हौज के बगल में क्या है। हमारे पास यहाँ पर एक हौज है जो असल में एक कदीम हौज था और जदीद दौर तक इस्तेमाल में रहा, और हमें हौज के इर्द गिर्द की सरगर्मी और इबादतगाह से इसका ताल्लुक किस तरह है, इसमें दिलचस्पी है।
लिहाजा हम चौक में खुदाई का बुनियादी तरीका एक छोटे हथौड़े के साथ इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इसे सतह पर लाने की कोशिश करते हैं और ये एक झूलने वाला अमल है जिससे आले का वजन पीछे की तरफ जाता है और आपको ऐसा करने वाला एक खूबसूरत सतह का तैयारा मिल जाता है। और आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो, लिहाजा हम झाड़ू लगाने में और सफाई करने में यानी डंपिंग करने में बहुत वक्त गुजारते हैं। ये हमारे काम का अहम तरीन हिस्सा है। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो रंग की तब्दीली की तरह नज़र आए तो फिर हम तकरीबन 45 डिग्री ज़ाविये पर खुदाई करने वाले अपने ट्रोल्स पर स्विच करते हैं। हम गंदगी में काट कर देखते हैं कि क्या हम इसे थोड़ा सा बेहतर देख सकते हैं ताकि हमें वाज़े तौर पर पता चले ये क्या है। खुदाई करते वक्त जो काम हम करना चाहते हैं उनमें से एक ये है कि हम हर वक्त इस सतह पर उफ़क़ी तौर पर खुदाई कर रहे हों और किसी एक इलाके में इस वक्त तक गहरी खुदाई ना करें जब तक कि हम यकीनी तौर पर ये ना जान लें कि बाद में इसमें कुछ फंस गया है। और इसकी वजह यह है कि अगर हम गहरी खुदाई शुरू कर दें या जिस जगह से हम खुदाई कर रहे हैं इसमें छोटे छोटे गड्ढे और सुराख करें तो हम इसमें घुल मिल जाएंगे। पहले और बाद में मवाद एक साथ मिल जाता है और ये उस चीज को आलूदा करता है जो हम खोद रहे हैं। लिहाजा हम कोशिश करना चाहते हैं और इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हम हर चीज को साफ रखने के लिए बाक़यात के उसी अरसे से खुदाई कर रहे हैं। हम हमेशा एक ही सतह पर खुदाई करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा हिस्सा ज़मीन का 1 मीटर का बैंक है जो हमारे चौराहों के दरमियान खड़ा है। इस मामले में हम असल मुश्किल में एक सतह पर आए थे। ज़्यादातर सतह अब गायब हो चुकी है। हमने इनमें से ज़्यादातर को हिफाजत के लिए हटा दिया। इनमें से कुछ बाहर निकल आए हैं। तो फिर इसके बिल्कुल नीचे हम इस राख के गड्ढे पर पहुँचे और जो आप यहाँ देखते हैं वो राख के गड्ढे की मुख्तलिफ परतें हैं। हम इसे 5 मुख्तलिफ परतों में शुमार करते हैं। लिहाजा हमारे पास एक भूरी राख, एक राख है और यहाँ थोड़ी सी भूरी सुरमई राख मौजूद है और फिर ये पीली रेत है जिसने दरअसल राख की पूरी ऊपरी परत को घेर रखा था। और फिर हमारे पास काली राख की एक और परत भी है यहाँ पर जिसे आप यहाँ नीचे सबसे नीचे वाज़े तौर पर देख सकते हैं। हम यहाँ यहूदी इबादतगाह की इमारत के शुमाल की तरफ हैं, लेकिन हम यहूदी इबादतगाह की सतह से बहुत ऊपर हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं वो मुआसर जमीनी सतह, जदीद जमीनी सतह से खुदाई है। असल यहूदी इबादतगाह से जाते हुए हम कुरून वस्ता से गुजरेंगे। फ्लोर लेवल भी आएगा लेकिन अभी तक हम इतनी दूर नहीं पहुँचे और इस चौक की निगरानी जॉसलिन बर्नी कर रही हैं। हमने यहाँ जमीनी सतह पर शुरुआत की है, तकरीबन 1.5 मीटर ऊपर। अब हम एक भरे हुए रास्ते से गुजर रहे हैं जिसे खोदना बहुत आसान है। उम्मीद है कि दिन के आखिर तक इस कुरून वस्ता की इमारत तक पहुँच जाएंगे। तो ये वो जमीनी सतह है जिस पर हमने शुरुआत की थी, जहाँ बड़ा हिस्सा है और आप इन पत्थरों को यहाँ इस बड़े पत्थर की तरह देख सकते हैं। ये इस जदीद दीवार के तमाम अज्जा हैं जिनकी हमने सबसे पहले खुदाई की थी, लेकिन ये बुनियाद के बाद यहीं खत्म होती है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत कुछ नहीं चल रहा है। कुछ खास किस्म के नवादरात या अशिया मौजूद हैं जिनको हम फन तामीर, इमारत की बाक़यात या किसी भी चीज के साथ मिलकर खोदते हैं जो हमें खुदाई करने में मदद देगी। तो ये है हमारे काम का असल तरीकाकार। हम जो खोदते हैं उसे कैसे तारीख देते हैं? और इस सवाल का जवाब देने से पहले कहती हूँ कि जो कुछ आप मुझे बताएं जो आप आज तक इस्तेमाल कर सकते हैं उसे 2 जुमरों में से एक में फिट होना होगा। या तो उसकी कोई अपनी तारीख होनी चाहिए या ये आसारे कदीमा की खुदाई पर एक इंतहाई आम दरियाफ्त होनी चाहिए। सिक्के अपनी तारीख रखते हैं और इनकी अपनी एक तारीख है, वो अब तैयार हो चुके हैं। अशिया की इन इक़साम में से हर एक के फ़वाइद और नुकसानात हैं और मैं आपके लिए इसमें नहीं जा रही हूँ बल्कि सिर्फ एक मिसाल के तौर पर कहना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर कुछ सिक्कों पर तारीख होने का फायदा होता है लेकिन उनके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। लिहाजा सिक्कों का एक नुकसान ये है कि बहुत बार हमें सिक्के मिलते हैं जो इतने पहने हुए होते हैं कि तारीख को मजीद नहीं पढ़ा जा सकता, लिहाजा वो मुफीद नहीं है। सिक्कों के साथ एक और मसला जिसे लोग भूल जाते हैं और खास तौर पर आसारे कदीमा के माहिरीन के साथ, वो ये है कि सिक्के बहुत देर तक गर्दिश करते रहे हैं।
तकरीबन 5 बरस कबल तक आसार कदीमा की अथॉरिटी आसार कदीमा के मकामात पर मेटल डिटेक्टर्स की इजाज़त नहीं देती थी और उसने हमें नुकसान पहुंचाया क्योंकि लेटर ने जो आसार कदीमा के मकामात पर आए थे और ये हमारी साइट नहीं है, ये सिर्फ मशरिकी वस्ता में एक मसला है। वो मेटल डिटेक्टर्स लाते थे और हमें बहुत नुकसान हुआ था। खुशकिस्मती से तकरीबन 5 बरस कबल नवादरात अथॉरिटी पॉलिसी में तब्दीली आई थी, जहाँ अब हम धात का पता लगाने के काबिल हैं। लिहाजा हमारे पास हर रोज साइट पर एक मेटल डिटेक्टर है जो चौराहों के ऊपर जा रहा है, हमारे डंप के ढेरों में, हमारे सिफ्ट के ढेरों पर जा रहा है और हमारी साइट पर तकरीबन 15 मिनट में, ताकि हम एक सिक्का तलाश कर सकें। लिहाजा हम खुदाई के जरिए तलाश किए गए 1000 निशान वाले सिक्कों को पास करने वाले हैं। मेटल डिटेक्टर्स ना सिर्फ सिक्के तलाश करें बल्कि दीगर अशिया भी तलाश करते हैं। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो पुराने कांसी के तमगों के औजार हैं, प्लायर्स हैं, ट्वीजर्स, मेकअप एप्लीकेटर्स, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अगरचे ये एक आम दूसरे खाना खुदा के दौर का शहर था जहाँ वो रस्मी पाकीज़गी की मशक कर रहे थे। बज़ाहिर ख़वातीन मेकअप का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि हमारे पास उनके मेकअप एप्लीकेटर्स और उनके जेवरात वगैरह हैं। हाँ लाओ दिखाओ, मैं इसे देखता हूँ। ये वही सिक्का है जिसे हम स्ट्रिप का सिक्का कहेंगे। देखें इसे कहाँ से काटा गया है, ये वहां से चौकोर है और ये पूरी तरह गोल भी नहीं है। जी हाँ, यही वजह है कि आज भी हम इसे स्ट्रिप कॉइन के नाम से जानते हैं। और ये देखें, ये 1000 सिक्कों में से एक तकरीबन एक बेहतरीन खरबैतुल मकातिर से है जो हमें फरीक की कहानियों को यकजा करने में मदद करता है। ठीक है, जब मिट्टी के बर्तन पहली बार जमीन से बाहर आते हैं तो हम उस पर फौरी तौर पर शनाख्त करते हैं। एक औसत मुरब्बा में 3 से 30 मुख्तलिफ टिड्डियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जमीन के अंदर हर टिड्डी के लिए एक मिट्टी का बर्तन पहले से है। फिर आप एक हिस्से को तब्दील कर सकते हैं जिसे आप किसी खास वक्त की मुद्दत में खोद रहे होते हैं, और आप इन्हें बता सकते हैं कि जब वो खुदाई कर रहे हैं तो वो तारीख के लिहाज से कहाँ है। लिहाजा हम जाते वक्त इसे पढ़ते हैं, हम इसे ज़ख़ीरा नहीं करते, इसे पढ़ते हैं। लिहाजा जब मुरब्बा सुपरवाइजर वापस जाते हैं तो वो तारीख के मुताबिक जानते हैं कि वो किस किस्म के इलाके पर काम कर रहे हैं। और ये इस तरह की चीज़ के लिए एक नहायत ही खूबसूरत साइट है क्योंकि यह कदीम मिट्टी के बर्तनों से बहुत माला माल है। 3 बरस कबल हमारे पास 2 स्काराब थे जिनकी खुदाई हमने की थी और एक बंद टिड्डी थी जो जमीन के बिल्कुल ऊपर थी, जो बहुत अहम थी क्योंकि एक का ताल्लुक था। ये अस्काराब दरमियानी कांसी का तीसरा हिस्सा था जिसने हमें किले की बुनियाद रखने में मदद की। इसके बाद हमारे जहन में ये बात आई कि हम ठोस तौर पर 18वीं सदी मिस्री खानदान आमून हूथ दोम या तहतुमुस सोम से ताल्लुक रखते हैं, और ये बहुत अहम था क्योंकि ये किले की तबाही की सतह थी। मेरे पैरों के नीचे पड़े दो ये पत्थर बहुत अहम है क्योंकि हम इसे सील शुदा टिड्डी कहते हैं। टिड्डियों में से बहुत कम को सील कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो कदीम दौर के गैर महफूज हैं। हम आगे बढ़ेंगे और इस बड़े पत्थरों को यहाँ से हटा देंगे। दोस्तों, तुम क्या यहाँ आकर मेरी मदद करोगे? हम इसे पलटने जा रहे हैं और फिर अगर हम इस पत्थर को ऊपर उठा सकते हैं और फिर अपने चौक में स्लाइड कर सकते हैं और फिर ये 2000 बरस में पहली बार मिट्टी को हमारे सामने बेनकाब करेगा। हम इस पर एक नजर डाल सकते हैं कि यहाँ क्या है। मैं फौरी तौर पर मिट्टी के बर्तन देखता हूँ और ये एक तशखीसी आले को बाहर निकालता हूँ। ब्रायन, वहाँ के छोटे से सुराख में ये उससे ऊपर की मुद्दत से ज्यादा पुराना लगता है, लिहाजा हम सिर्फ चंद मिनटों में खुदाई शुरू करेंगे। ऐसा करना गोश्त और आलू की तरह है। ये एक हड्डी है। ठीक है, अगर तुम मुझे एक सुर्ख जाली वाला बैग ला के दे सकते हो डॉक्टर पीटरसन, हड्डियों को अलग कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये इंसानी हो सकती हैं, हमें इसका तज्जिया करना पड़ेगा। बगैर तज्जिए के कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लिहाजा वैसे भी जब हम कोशिश कर रहे थे तो एक वक्त में सिर्फ 1 सेंटीमीटर पीछे जा रहे हैं, और ये बुनियादी स्ट्रेटिग्राफी है, सिर्फ ये दिखाना कि हैंडल किस तरह जाने वाला है। ये पहली सदी की बगावत नहीं है, ऐसा लगता है कि ये एक से बेहतर बनाया गया है। लिहाजा इस पर मेरी पहली नजर ये है कि ये हिलियानी है, लेकिन हम वाकई जो चाहते हैं वो हैंडल है जो रिम से जुड़ा हुआ है। इस तरह हम इसे कील लगा सकते हैं। डॉक्टर पीटरसन, हमारे पास एक स्कार्फ था। ठीक है, तो यहाँ वो स्कैब है जो तकरीबन 1 घंटा पहले जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तलाश किया था। ली यूनिवर्सिटी की निगरानी में किताब मुकद्दस के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रायन पीटरसन के मातहत हमारे तीनों स्कार्ब एक ही इलाके में निकले, और आप देख सकते हैं कि ये नर्म चौथा पत्थर है, लिहाजा हमें इसके साथ मोहतात रहना पड़ेगा।
हम इसे अपनी कंजर्वेटरी में ले जाएंगे ताकि इसे मुनासिब तरीके से महफूज किया जा सके। वो इसे एक तासुर दे सकती हैं। ये गोबर की टिड्डी है। पीठ पर हमेशा गोबर की टिड्डी होती है। मिस्रियों का मानना है कि गोबर की टिड्डी हर रोज सूरज को आसमान की तरफ लाती है। यहाँ हमारे पास जो कुछ है वो तीसरा आयामोन होतप दोम है, जो यहाँ हमारे नज़रिए के साथ काम कर रहा है कि ये दर हकीकत 15वीं सदी ईस्वी के आखिर से है। तो ये वाकई बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ है। क्या कहते हैं आप?